अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमने पढ़ना है रेजोनेंस ऑफ पैरेलल आरएलसी एसी सर्किट। यानी आपके पास एक ऐसा सर्किट होगा जिसमें आपके पास पैरेलल में तीन चीजें कनेक्ट होंगी। एक रेजिस्टर कनेक्ट होगा, एक इंडक्टर कनेक्ट होगा और एक कैपेसिटर। ठीक है। और आपने इस पैरेलल सर्किट में जो रेजोनेंस का फिनोमेना हो रहा होगा इसको बताना है कि ये क्या है, और इसी चीज को आज हम पढ़ेंगे। सही है। देखो, बहुत आसान कर दूंगा मैं आपके लिए, कोई भी चीजें मुश्किल नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, इस टॉपिक को रटना नहीं है, जस्ट ये वीडियो वॉच करनी है। अच्छा, साथ ही साथ ये छोटी सी डेरिवेशन है, ये भी करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास रेजोनेंस क्या होता है। देखो बेटा, याद रखना, रेजोनेंस को ना थोड़ा आसान कर लो, ये बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है। रेजोनेंस का मतलब होता है दो चीजों का मैच करना या बराबर आना। देखो, बहुत बार ऐसा होता है ना कि दो चीजें आपके पास बराबर आ जाती हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाती है। तो रेजोनेंस में भी यही होता है कि रेजोनेंस आपके पास वो पॉइंट होगा कि जहां पर आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये दोनों बराबर आ जाएंगी। सबसे पहले समझो रेजोनेंस का इंडिविजुअल मतलब क्या है। रेजोनेंस का मतलब है मैच करना। ठीक है, मैच करना। तो आपके पास क्या होगा, आपके पास होगी फ्रीक्वेंसी। एक खास फ्रीक्वेंसी पे आपके पास जो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस है जिसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, और जो इंडक्टर की रिएक्टेंस है जिसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, ये दोनों बराबर आ जाएगी। तो उसी को हम बोलेंगे रेजोनेंस। और ये कहां पर हो रहा है रेजोनेंस का इफेक्ट, पैरेलल आरएलसी सर्किट में। तो इसीलिए इसे पूरा कहा जाएगा रेजोनेंस ऑफ पैरेलल आरएलसी एसी सर्किट। एसी क्यों? क्योंकि सोर्स हमने एसी वोल्टेज का दिया हुआ है। बात क्लियर हो गई? एक बार और बताता हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे, उसके बाद फिर मजीद डेप्थ में चलते हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी, एक ऐसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी जहां पर हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस आपस में बराबर आ जाएं और सर्किट पैरेलल हो और एसी सोर्स दिया हुआ हो, तो इसे हम कहेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब मैच करना। तो इस एक फ्रीक्वेंसी पे आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस मैच कर रही है। चलो, बात क्लियर हो गई। अब इसी चीज को मजीद डेप्थ में जाते हैं। ये पॉइंट मतलब ये जो फॉर्मूला है कैसे ड्राइव होगा इसको देखते हैं। चलो भाई, सर्किट पैरेलल है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास अगर करंट आ रहा है IT, यहां पे देखो टोटल कहां है ना, तो इसलिए मैं से IT कह रहा हूं, IS भी कह सकते हो, IC भी, AC भी कह सकते हो। तो यहां पर जब करंट पहुंचेगा तो इसके पास दो रास्ते होंगे कि या तो ये नीचे चला जाए या ये सामने चला जाए। अच्छा, एक और बात याद रखना बच्चों कि हमारे पास जो इंडक्टर होता है ना और कैपेसिटर होता है, इसको हम, इसी टॉपिक को हम ये भी बुला सकते हैं रेजोनेंस ऑफ पैरेलल LC सर्किट। अब आप बोलोगे सर ये R हटा देंगे तो बिल्कुल अलग बात हो जाएगी। नहीं बेटा, ये LC सर्किट भी यही होता है। मसला क्या होता है कि ये जो इंडक्टर है ना, ये कैसे बनता है। आप एक तार लो, कॉपर का तार लो, ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा ना तार, तो उस तार को इस पेन के इर्द गिर्द लपेटो और पेन को हटा लो, आपके पास इंडक्टर बन जाएगा। आपने क्या लिया था, वायर। वायर की अपनी भी तो रेजिस्टेंस होगी ना, तो उसी रेजिस्टेंस को यहां पर अलग से बना दिया गया है। देखो, इस वायर की अपनी भी रेजिस्टेंस है। देखो, जब ये इंडक्टर बन गया तो इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस तो है, वो अलग चीज है, लेकिन ये वायर था, इसकी अपनी भी तो रेजिस्टेंस थी, तो उसे हमने अलग से बना दिया। तो अगर सिर्फ LC सर्किट कह देना तो भी आपने सेम ही काम करना है, क्योंकि इंडक्टर के अंदर अपने पास भी एक रेजिस्टेंस होती है क्योंकि वो वायर से बना है। सही है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गई जो कि इंडक्टर में है, ये हमारी इंडक्टर हो गई, ये हमारी कैपेसिटेंस हो गई या कैपेसिटर हो गया। अच्छा, तो अब करंट यहां पे आएगा, यहां जो करंट आएगा उसे हम बोलेंगे I। रेजिस्टेंस में आ रहा है तो रेजिस्टेंस बोलेंगे IR। यहां जो करंट, फिर करंट यहां पर पहुंचेगा, ठीक है, उसके पास फिर दो रास्ते हैं, एक आगे जाने के और एक नीचे आने के। तो यहां जो करंट आएगा उसे हम बोलेंगे IL क्योंकि इंडक्टर है। फिर करंट यहां पर आएगा तो इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है जिसे हम बोलेंगे IC। सही, याद रखना। चलो, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, कनेक्शन कैसा है, पैरेलल कनेक्शन है। तो क्या होगा पैरेलल कनेक्शन में, यहां पे लिख लो, बल्कि यही लिख लेते हैं, पॉइंट, वोल्टेज रिमेन सेम। कहां पे सेम रहेगा, एट
ऑल कंपोनेंट्स। ठीक है बच्चों, क्लियर हुई बात? यानी जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब पर सेम वोल्टेज आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल यहां से आपने दिया VT दिया आपने, तो यहां पर भी VT आ रहा होगा, जिसे आप VR भी कह सकते हो। यहां पर आ रहा होगा VL, यहां पर आ रहा होगा VC। मगर मसला पता है क्या है, जो वैल्यू VT की आ रही होगी वही वैल्यू VR की आ रही होगी, वही वैल्यू VL की आ रही होगी, वही वैल्यू VC की आ रही होगी। क्यों? क्योंकि पैरेलल में सब में वोल्टेज सेम रहेगा। बात क्लियर हो गई? देखो सारी बातें समझ रहे हैं, कुछ भी छुपा नहीं रहे, कुछ भी ढक नहीं रहे। अब क्या होता है, अब सर्किट पैरेलल है, आप क्या कर रहे हो, आप AC सोर्स दे रहे हो। आप पढ़ चुके हो AC सोर्स कैसा होता है आपके पास, जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी इस तरह की आती है, इस तरह का आपके पास करंट या वोल्टेज आता है। सही है, चाहे तो इसे करंट बना लो या वोल्टेज बना लो टाइम के रिस्पेक्ट से। ठीक है, तो इस तरह का आपके पास सिग्नल आता है। अब सिग्नल इसमें आना शुरू हो गया है। अब जरा मुझे बताओ अब क्या होगा। सिग्नल इसमें आना शुरू हो गया, अब फ्रीक्वेंसी का एक ऐसा पॉइंट आएगा, फ्रीक्वेंसी में एक ऐसा पॉइंट आएगा जो कि मिड में आ रहा है, कि जहां पर हमारे पास क्या होगा, जहां पर हमारे पास IC की वैल्यू बराबर आ जाएगी IL के। अब देखो ये बात तो मैंने डायरेक्ट लिख दी, ये बात समझ नहीं आ रही होगी, है ना। चलो इसको मजीद डेप्थ में लेके जाते हैं। देखो आपको पता है कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का, रेजिस्टेंस और करंट का आपस में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? ओम्स लॉ याद है ना, ओम्स लॉ देखो, उससे बात क्लियर होगी। ओम्स लॉ क्या बताता है? V = IR, यानी करंट का और आपस में रेजिस्टेंस का भी रिलेशन है, और वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सब जगह सेम है, तो इसको हम हटा देते हैं, इसको हम नहीं डील करते हैं। अब जब हमारे पास रेजिस्टर की वैल्यू सेम आ रही है, इसी इक्वेशन को देखो। फॉर एग्जांपल आपके पास वोल्टेज की वैल्यू यहां सब जगह सेम है। अगर आपके पास रेजिस्टेंस सेम आ रही है, मैंने बताया ना रेजोनेंस एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर आ रही होगी। तो जब आपके पास ये R की वैल्यू भी सेम आने लग गई है, चाहे आप कोई भी निकालो, चाहे आप निकालो V अपॉन R, हटाकर हम इसे क्या कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है R क्या है, ये रिएक्टेंस ही R है। XC की वैल्यू निकालो या XL की वैल्यू निकालो, दोनों सेम आ रही हैं। क्यों? क्योंकि देखो आप वोल्टेज तो चेंज ही नहीं कर रहे, आप सिर्फ क्या रख रहे हो, XC और XL। कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपने निकाला एक खास फ्रीक्वेंसी पे, उसकी वैल्यू भी सेम आ रही है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस आपने निकाला, उसकी वैल्यू भी सेम आ रही है। तो साथ ही साथ ये बात भी तो प्रूफ हो गई कि करंट की वैल्यू भी फिर सेम आने लगेगी। अगर आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस सेम आ रही है, इंडक्टिव रिएक्टेंस सेम आ रही है, और साथ ही साथ वोल्टेज भी सेम आ रहा है, तो जब वोल्टेज भी सेम है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस भी सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि करंट भी तो सब में सेम आएगा ना बच्चों। बात क्लियर है? कॉन्सेप्ट का फील आ गया? ठीक है, तो अब क्या होगा, इसको यहां से मिटा लेते हैं क्योंकि हमें यहां पे कुछ और ड्रॉ करना है। तो अब क्या होगा, अब यहां पर यह होगा कि आपको मिनिमम करंट मिलेगा सर्किट में, मगर जीरो नहीं होगा। आप बोलोगे सर ये क्या बात हो गई, जब यहां भी करंट है यहां भी करंट है और दोनों सेम है, तो फिर मिनिमम करंट कैसे? आओ जरा यहां समझो। देखो आपको पता है ना कि जो डायरेक्शन होती है कैपेसिटिव करंट की, वो किस तरफ होती है? अपवर्ड डायरेक्शन में। फेजर डायग्राम इसलिए बनाई है, अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। अगर ये करंट आप कैलकुलेट करोगे तो ये पॉजिटिव में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और अगर आप करंट कैलकुलेट करोगे यहां पर तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। आप बोलोगे सर आपने तो सेम बोला था। हाँ सेम आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है। तो इन दोनों में जो करंट होगा वो एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, कैंसल। इधर भी करंट सेम, इधर भी करंट सेम, और है अपोजिट में, तो कैंसिल कर रहा है। मगर व्हाट अबाउट IR, ये तो है ना हमारे पास, तो इसी वजह से करंट जीरो नहीं आ रहा। यहां पर अगर इस लाइन को टच कर जाता करंट तो जीरो हो जाता, इस लाइन को टच नहीं कर रहा, अभी भी थोड़ा सा ऊपर है, मिनिमम तो है सर्किट में करंट। आप फॉर एग्जांपल सर्किट में करंट चेक कर रहे हो, मिनिमम आ रहा है लेकिन जीरो नहीं आ रहा। तो क्या मसला आ रहा है, वो जीरो क्यों नहीं आ रहा? वो जीरो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि IR की वजह से कुछ करंट मिल रहा है आपको, IR की वजह से कुछ करंट आ रहा है। बेशक ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं,
क्यों कर रहे हैं ये भी बताता हूँ, टेंशन नहीं लो। बात समझ आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम जो है ना ग्राफ बना लेते हैं रेजिस्टेंस के लिए। तो रेजिस्टेंस के लिए ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, रेजिस्टेंस के लिए ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। अब क्यों बन रहा है ज़रा मैं बताता हूँ। देखो भाई, इस इक्वेशन को देखो, बेसिकली ना ये वाली जो चीज़ है ये आपके कोर्स में नहीं दी गई है, मतलब उन्होंने डायग्राम बुक में नहीं दी है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि यहीं से ये चीज़ क्लियर होगी। अगर रेजिस्टेंस आपके पास मैक्सिमम आ रही है तो करंट क्या आना चाहिए, मिनिमम। ओम्स लॉ अगेन देख लो, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। अभी ये वाला जो ओम्स लॉ लिखा है ना मैंने इधर के लिए लिखा है, याद रखना। तो अगर आपके पास रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, सॉरी V इज इक्वल टू आई आर की जगह उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसको I के लिए लिख देते हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन आर, ठीक है। अगर आपके पास रेजिस्टेंस मैक्सिमम है तो करंट क्या होगा, मिनिमम, है ना। तो इसीलिए यहां पर करंट मिनिमम आ रहा है क्योंकि आपके पास रेजिस्टेंस मैक्सिमम आ रही है। अब रेजिस्टेंस कैसे मैक्सिमम आएगी जरा ये बताता हूं। रेजोनेंस कौन सा पॉइंट होता है, याद रखना, इसको ऐसे बना लो। सारी चीजें पीछे से लिंक है तो इसलिए आपको पीछे से भी चीजों को रिकॉल करते रहना होगा। देखो ये पॉइंट आपके पास फ्रीक्वेंसी में रेजोनेंस का है, FR का है, जिसकी वैल्यू हम निकालना सीख चुके हैं पीछे। आपको याद होगा कि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई होल रेडिकल LC। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए। अगर आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना चाहो तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, हम ये फॉर्मूला पीछे पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है। अब ये बता क्या रहा है, जरा इसको देखते हैं। देखो भाई ये बता रहा है कि ये ग्राफ हमने बनाया है इम्पिडेंस और फ्रीक्वेंसी के दरमियान। अब ये इम्पिडेंस क्या आ गई है इसको भी समझ लो। देखो जब आपके पास ऐसा सर्किट हो जिसमें रेजिस्टर और इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों हो, तो तीनों की जो आपके पास रेजिस्टेंस है, जो तीनों की रेजिस्टेंस मिल के जो रेजिस्टेंस बनती है उसे हम बोलते हैं इम्पिडेंस। बात समझ आई। देखो आपके पास रेजिस्टेंस इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों की रेजिस्टेंस मिलके क्या बनेगी, इम्पिडेंस। तो हमने इम्पिडेंस चेक करी, फॉर्मूला ये है इम्पिडेंस चेक करने का। अभी ये भी एक्सप्लेन करता हूं। तो जब मैंने इम्पिडेंस चेक करी तो मेरे पास इम्पिडेंस मैक्सिमम आ रही थी। आप समझ लो मैंने एक ओम मीटर से इम्पिडेंस चेक करी, एक डिवाइस से इम्पिडेंस चेक करी, इम्पिडेंस मैक्सिमम आ रही है। क्योंकि देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि रेजोनेंस एक ऐसा पॉइंट है जहां पर रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों बराबर आ रही होंगी। तो ये वो पॉइंट है। देखो ना यहां पर आधा क्या है, देखो यहां पर XC ज्यादा होगा, ठीक है, और यहां पर XC ज्यादा होगा, यहां पर XL ज्यादा होगा। अब ये भी मैं आपको समझा देता हूं ये क्या चक्कर है XC और XL का। देखो आप पीछे पढ़कर आ चुके हो, XC का क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने, 1 अपॉन 2 पाई FC, और XL क्या पढ़ा था आपने, 2 पाई FL। ये C कैपेसिटर है, L आपके पास इंडक्टर है, ठीक है, इंडक्टेंस है। ये C कैपेसिटेंस है और L इंडक्टेंस है। अब देखो यहाँ हो क्या रहा है जरा इसको समझो, यहाँ पे समझना, यहीं पे सारा कॉन्सेप्ट है। आपने इस चीज को चेक किया, यहां से चेक किया, तो आपके पास क्या आ रही है, आपके पास कैपेसिटेंस, आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा आ रही है, उस तरफ आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा आ रही है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा आएगी, और अगर फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा आएगी। तो देखो यहां से फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यहां पे फ्रीक्वेंसी कम है, तो इसीलिए आपके पास इम्पिडेंस जो है यहाँ पर, ये एक ऐसा पॉइंट है कि जहां पर आपके पास इस पॉइंट से पहले कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा है और इंडक्टिव रिएक्टेंस कम है। इस पॉइंट पर आके कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ गई है। लेकिन इस पॉइंट पर, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर आ रही है इंडक्टिव रिएक्टेंस के। तो अगर हमने इस ग्राफ को देखते हुए करंट और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ग्राफ बनाया, तो अगर यहाँ पर आपको क्या मैक्सिमम मिला, यहाँ पर अगर आपको रेजिस्टेंस मैक्सिमम मिली तो यहाँ पर आपको करंट मिनिमम मिलना चाहिए। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, यहाँ पर ये काम हुआ, ठीक है। तो ये ग्राफ मैंने आपको पढ़ाया। अच्छा अब ये चीज़ समझ लो, आप लोग ये बात पढ़ चुके हो कि जो पैरेलल कनेक्शन में आप रेजिस्टेंस निकालते हो तो वो ऐसे निकालते हो, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2।
तो अगर आपके पास R1 R2 सेम आ जाए तो आपके पास इस सिचुएशन में आप बोलोगे ना सर ये कैसे हो रहा है कि भाई R1 R2 सेम भी आ रहे हैं फिर भी आपके पास जो टोटल रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम आ रही है। तो इस बात को मैं बता देता हूँ। अभी थोड़ा सा ना हमें इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये थोड़ी सी हम बात हटके कर रहे हैं लेकिन ये समझना ज़रूरी है, ये भी पार्ट है। R2 और R1 और R1 मल्टीप्लाई बाय R2। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो तो R हो गया R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R1। अब इस सिचुएशन में क्या करो आप R1 R2 की अलग अलग वैल्यू रखो, चाहे R1 को बड़ा कर लो R2 को बड़ा कर लो या R2 को छोटा कर दो R1 को बड़ा कर लो, अलग अलग वैल्यूज आएंगी। मगर जब आप ये करोगे ना R1 इक्वल टू R2 तो इस सिचुएशन में आपके पास ये R मैक्सिमम निकल कर आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे तो चलो समझो। अब R1 R2 R3 की कोई भी वैल्यू रखो। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं 2। तो अब यहाँ ज़रा सॉल्व करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 को डिवाइड भी कर देते हैं 2 2, ठीक है। तो ये हो गया 4 और ये भी हो गया 4, तो ये आ रहा 1। अब R1 R2 की अगर आप अलग अलग वैल्यू रखोगे ना, चाहे R1 की वैल्यू बड़ी रखो या R2 की वैल्यू बड़ी रखो या R1 की वैल्यू बड़ी रखो या R2 की वैल्यू बड़ी रखो, आपको 1 कभी भी नहीं मिलेगा, हमेशा 1 से कम ही आंसर मिलेगा, हमेशा 1 से कम ही आंसर मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब दोनों रेजिस्टेंस सेम होंगी ना तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि मैक्सिमम आपके पास रेजिस्टेंस आएगी किसके अंदर, सर्किट के अंदर। बात क्लियर हुई? तो ये बस मैंने आपको समझा रहा था, आप ये खुद भी करके चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हमारे को यहाँ डेरिवेशन करनी है। अब डेरिवेशन की तरफ चलते हैं और डेरिवेशन को समझते हैं, ठीक है। डेरिवेशन को समझते हैं, अब यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अच्छा बात समझ में आ गई। आपके पास क्या है कैपेसिटिव, आपके पास क्या है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजोनेंस क्या है। आप जरा रेजोनेंस को पहले कॉपी में पढ़ लेते हैं, मतलब इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। एक बात याद रखना, मैं फिर कह रहा हूँ, XC और XL एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, एक दूसरे के 180 पर हैं और हैं सेम लेकिन 180 पर है। और सेम क्यों है उसकी वजह मैंने बता दी। अच्छा एक बात और याद रखो, एक और बात याद रखो कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखो इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फॉर्म में। कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फॉर्म में, है ना। तो जब आपका करंट आ रहा है तो हो क्या रहा है कि इधर एनर्जी स्टोर हो रही है मैग्नेटिक फॉर्म में, इधर इलेक्ट्रिक फॉर्म में, ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं एनर्जी को। तो इस वजह से यहाँ की एनर्जी सर्किट से बाहर नहीं जा पा रही है, सिर्फ यहीं से करंट सर्किट के बाहर आ रहा है। बात समझ आई? ये याद रखना इस चीज़ को। अच्छा थोड़ा सा ना खुद भी आप लोग रिसर्च करना इस चीज़ को, तो जो मैं बातें बता रहा हूँ वो मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। अच्छा अब ज़रा हम जो है वो अपनी इस चीज़ की बात कर लेते हैं कि ये आखिर ड्राइव कैसे होगा। देखो सर्किट पैरेलल है, सर्किट क्या है, पैरेलल है। तो आपको इसको अलग डील करना होगा, इसको अलग डील करना होगा, इसको अलग डील करना होगा। एक साथ डील नहीं करोगे आप, सबको अलग अलग डील करो, ठीक है। सबको अलग अलग डील करो, इसको अलग डील करो, इसको अलग डील करो, इसको अलग डील करो। नाउ वी डील ऑल कंपोनेंट्स इंडिविजुअली। चलो यहाँ लिखो वर्डिंग। अच्छा वर्डिंग में आप ये भी लिख सकते, बल्कि ये नहीं लिख सकते, ये रेजोनेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है। रेजोनेंस इज अ कंडीशन। अब रेजोनेंस की कंडीशन तरह पढ़ लो क्या होती है। रेजोनेंस इज अ कंडीशन, रेजोनेंस एक कंडीशन है इन एन RLC, जिसमें एक RLC सर्किट क्या होता है, इन विच द, जिसमें कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस एट, यानी आ जाती है इक्वल। समझ में आ रहे हो, समझ में आ रही है ना बात। इन मैग्नीट्यूड, यानी दोनों की वैल्यू सेम आ रही होती है। तो जिस पॉइंट पर, जिस फ्रीक्वेंसी पे ये सेम आ रही है उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये रेजोनेंस का इफेक्ट क्या है कि भाई एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस सेम आ जाए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे वर्डिंग क्या है मैं छोटी सी लिखवा देता हूँ। नाउ वी डील ऑल components individually, ठीक है, इंडिविजुअली डील कर रहे हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, IR करंट निकालना है, कैसे निकालोगे। IR इक्वल टू, देखो ये रहा फॉर्मूला, V अपॉन
आर ऐसे ही निकालोगे ना, आई आर करंट अगर निकालना है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस के लिए हो गया, फॉर रेजिस्टर के लिए हो गया। अच्छा, अब आई एल करंट निकालना है, कैसे निकालोगे? फॉर इंडक्टर के लिए काम कर रहे हैं, करंट निकालने, तो आई एल इक्वल टू वी अपॉन आर। क्या मैं इंडक्टर की रेजिस्टेंस को आर लिखता हूं? नहीं, इंडक्टर की रेजिस्टेंस को लिखा जाता है एक्सएल। तो ये क्या बन गया आपके पास? वी अपॉन एक्स एल, ठीक है। मगर मुझे एक्सएल की वैल्यू नहीं पता, बिल्कुल पता है एक्सएल की वैल्यू। तो एक्सएल की वैल्यू क्या है? एक्सएल की वैल्यू है मेरे पास वी अपॉन, देखो एक्सएल की वैल्यू है मेरे पास ये रही 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ एल, ठीक है। अच्छा, अब हम कैपेसिटर के लिए काम करेंगे, फॉर कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के लिए क्या वैल्यू है? आई सी इज इक्वल टू वी अपॉन आर। क्या मैं कैपेसिटर की रेजिस्टेंस को आर लिखता हूं? नहीं, क्या लिखता हूं मैं? वी अपॉन एक्सी। एक्सी की वैल्यू क्या है? एक्सी की वैल्यू है आपके पास 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। इसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा? एक्सी आपके पास वी 2 पाई एफ सी। ये लो, ये इससे आप निकाल लो आईसी करंट, इस इक्वेशन से निकाल लो आप आईएल करंट, इस इक्वेशन से सिंपल आप निकाल लो, सॉरी इस इक्वेशन से आईआर करंट निकाल लो। 3 इक्वेशन आ गई, मगर अभी तक ये चीज़ तो नहीं आई, ये चीज़ तो नहीं आई। चलो, अब टोटल करंट क्या होगा? टोटल करंट होगा हमारे पास वेक्टर सम। वेक्टर सम से क्या मुराद है? ये करंट कितना है, ये करंट कितना है, ये करंट कितना है, इन सबको हमने ऐड करना है। अच्छा, याद रखना ये आपके पास वी है, ठीक है, जिसे आप आई आर भी कह सकते हो, ठीक है। फेजर डायग्राम हम पीछे पढ़ चुके हैं। अच्छा, फॉर टोटल करंट, टोटल, क्योंकि हमें तो आई टी भी चाहिए ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आई टी इज इक्वल टू आई आर प्लस आई एल प्लस आई सी, ठीक है। अच्छा, अब इससे पहले मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, आपको शायद याद हो, इससे पहले मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि ये वेक्टर सम है। ये क्या है आपके पास? वेक्टर सम है। तो अगर मैं इसमें रिजल्टेंट निकालने के लिए तरीका पूछूं तो कैसे निकलेगा रिजल्टेंट? याद रखना, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास वेक्टर सम है। तो अगर मैं इसमें आपसे रिजल्टेंट मांगूं तो क्या करोगे आप? भाई ये चीज़ आपके पास क्या है? ये चीज़ आपके पास वेक्टर सम है, वेक्टर सम है। अगर मैं इसमें रिजल्टेंट मांगूं तो कैसे निकालोगे? रिजल्टेंट के लिए ये फॉर्मूला लगाओगे ना आप कि R इज इक्वल टू होल रेडिकल x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यही करोगे। अब देखो, ये दोनों किधर मौजूद हैं? y एक्सिस पे मौजूद है ना। तो हम क्या निकाल रहे हैं? रिजल्टेंट। ये रेजिस्टेंस नहीं है, रिजल्टेंट है भाई, याद रखना, रिजल्टेंट। अच्छा, अब रिजल्टेंट हमारा क्या है? हमारा ये आई टी है, तो ये आई टी आ गया। अब बुक में इतना उन्होंने डेप्थ में नहीं लेके गए, मैं डेप्थ में बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये कहाँ पर है? आई आर, देखो। अच्छा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई, ये आई आर का मतलब है, ये असल में ना ऐसे है, ये आर का मतलब है वो करंट जो कि आपके पास रेजिस्टेंस में आ रहा है। तो आप कैसे लिखोगे इसे? आई आर का स्क्वायर प्लस, ठीक है, दोनों वाई एक्सिस पर हैं, तो वाई एक्सिस का क्या हो जाएगा? आई सी माइनस आई। अब आप बोलोगे माइनस क्यों लगा दिया? अच्छा, याद रखना आपके पास कैपेसिटर, इंडक्टर में जो करंट है वो कम होता है और कैपेसिटर में आपके पास जो करंट है वो ज़्यादा होता है। एक मिनट ज़रा मैं इसको लिख दूँ, ठीक है। तो इंडक्टर का करंट और कैपेसिटर का करंट देख लेते हैं कि हमारे पास ग्रेटर वैल्यू किसकी आ रही है। वैसे हमारे पास इंडक्टर का जो करंट है वो हमारे पास ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ये आई एल हो गया, ये आई सी हो गया और ये इसका स्क्वायर हो गया। चलो, बात समझ आ गई, ठीक है, बात समझ आ जाएगी। अच्छा, अब कंडीशन क्या है हमारे पास? ये हमारी जो इक्वेशन थी वो ड्राइव हो गई, ये इक्वेशन ड्राइव करनी थी ना, ये हमारी ड्राइव हो गई है। अच्छा, शायद वहाँ प्लस लिखा होगा लेकिन यहाँ माइनस आएगा, ठीक है।
क्योंकि एक दूसरे के एंटी पैरेलल है ना, तो माइनस लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब रेजोनेंस है हमारे पास, रेजोनेंस हो रही है, यानी रेजोनेंस का मतलब क्या है कि जो वैल्यू IL की आ रही होगी वही वैल्यू क्या आ रही होगी, IC की भी आ रही होगी। तो अब हमारे पास क्या बनती है कंडीशन कि IR का स्क्वायर प्लस जो वैल्यू I, समझ लो ये IR IC दोनों I हैं, सेम वैल्यू दे रहे हैं, तो ये हो गया I माइनस I, तो ये I से I कैंसिल हो गया। अगर 0 का स्क्वायर लो तो क्या फ़र्क पड़ना है, कुछ नहीं। तो आपके पास क्या आ रहा है, IR का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका फाइनल आ रहा है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, IT इज इक्वल टू IR, यानी जो भी करंट आपको मिल रहा है अपने सर्किट में या एमीटर में, वो जस्ट इसकी वजह से मिल रहा है और किसी चीज़ की वजह से आपके पास करंट नहीं आ रहा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो जो भी करंट यहाँ पर मुझे आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर की वजह से आ रहा है, और उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है, ये आपको अब कंफ्यूज नहीं कर सकता। तो ये इक्वेशन से भी बात प्रूफ हो गई कि जो भी करंट आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर की वजह से आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक मेरी बात समझ आई होगी। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को भी कर लेते हैं, ठीक है, इधर ही करते हैं ताकि आपको यही समझ आ जाए। एक बिल्कुल छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत बड़ा नहीं है न्यूमेरिकल। अच्छा, आप इस चीज़ को ना पढ़ भी सकते हो, और ये एक रिजेक्टर सर्किट बनता है। रिजेक्टर सर्किट क्यों? क्योंकि देखो ना, आप यहाँ पर IT दे रहे हो लेकिन जस्ट आपको IR से ही करंट मिल पा रहा है, ये दोनों करंट दे ही नहीं रहे आगे, तो इसलिए इसे रिजेक्टर सर्किट कहा जाता है। तो अगर पूछ रहे हैं रिजेक्टर सर्किट तो यही करना, ठीक है। तो न्यूमेरिकल है हमारा, गिवन डेटा देख लेते हैं और टू फाइंड क्या करना है ये देख लेते हैं। गिवन डेटा, एन इंडक्टर इज फॉर सोलिनॉइड हैव रेजिस्टेंस। एक इंडक्टर है आपके पास, ठीक है, सोलिनॉइड पता है ना आपको, हम पढ़ चुके हैं इससे पीछे सोलिनॉइड। तो उसमें चलो मैं बना ही देता हूँ, यहाँ देख लो, ये सोलिनॉइड है आपके पास। अब इस सोलिनॉइड पे आप क्या चीज़ जो है वो लपेटते हो, बेसिकली एक तार। जब आपने तार लपेटा तो वो क्या बना, इंडक्टर ही बना ना, ठीक है, या आपके पास हो गई कोर। अच्छा, अभी रेजिस्टेंस कितनी आ रही है हमारे पास, XL, इंडक्टिव कह दिया उसने, सोलिनॉइड या इंडक्टर, इससे बात समझ में आएगी होगी, 500 ओम्स की, कनेक्टेड इन विथ अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। आपके पास जो भी सोर्स है वो अल्टरनेटिंग है, तो VC कह लेते हैं इसे, 220V। फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, फ्रीक्वेंसी आ रही है 50 हर्ट्स। हमारे यहाँ जो फ्रीक्वेंसी आती है इंडिया पाकिस्तान में वो 50 या 60 हर्ट्स आती है। कैलकुलेट द इंडक्टिव रिएक्टेंस। अच्छा, इंडक्टिव रिएक्टेंस यहाँ पर आपको कैलकुलेट करनी है। देखो यहाँ पर ये इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल रहे हैं, लेकिन कैलकुलेट असल में इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं करनी, वो तो दी हुई है। बेसिकली आपने कैलकुलेट करनी है इंडक्टेंस, L कैलकुलेट करना है, इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट नहीं करनी। फिर बता रहा हूँ, इंडक्टिव रिएक्टेंस तो उन्होंने खुद दे दी ना ऊपर आपको लिखकर, फिर दोबारा कैलकुलेट क्यों करेंगे आपसे। अच्छा, अब ज़रा मुझे फार्मूला बताओ, फार्मूला क्या होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस का? देखो बोर्ड पे लिखा हुआ भी है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला होता है XL = 2πfL। तो L के लिए सेट करा दूंगा तो क्या आ जाएगा, XL/2πf। तो अगर मैं यहाँ X पुट कर दूँ जो कि 500 है XL, और अगर मैं यहाँ पाई पुट कर दूँ जो कि 3.142 होगा, और अगर मैं यहाँ F पुट कर दूँ जो कि 50 होगा, तो फिर मुझे मेरी इंडक्टेंस मिल जाएगी। वोल्टेज काम में नहीं आ रहा है, ठीक है, याद रखना। तो 500 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 50, द आंसर इज़ 1.59, और इसका यूनिट होता है हेनरी। हेनरी, ये एक हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसको उसके नाम पे रखा जाता है। एक आ रहा था हेनरी, और ये आ रहा है 1.59 हेनरी। एम्पेयर वोल्ट नहीं होता इसका यूनिट, हेनरी होता है। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में ले जाकर आपको बातें क्लियर की हैं, और वैसे मैंने एक एक पॉइंट बहुत डेप्थ में ले गया हूँ, सर्किट भी पूरा आपके सामने रखा है। तो फिर भी कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि हो सकता है कोई बात रह गई हो, तो आप पूछ लेना।
एक बार ना किताब से भी चीज़ों को पढ़ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।